नमस्कार साथियों, वेलकम टू हेलो पीवाईक्यू। आज के सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी जेई 2024 के फिजिक्स सेक्शन में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का गहन और विचारशील विश्लेषण। साथियों, हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर एक प्रश्न को विस्तार से समझाया जाए और उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को स्पष्ट किया जाए। इससे आप न केवल प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे, बल्कि आने वाली एग्जाम्स में आत्मविश्वास भी बढ़ा सकेंगे। हाल ही में आरआरबी आयोजित परीक्षाओं में यह देखा गया है कि लगभग सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न कुछ विशेष फिक्स्ड कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमते रहें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह सीरीज शुरू की है ताकि आप अपनी तैयारी को और अधिक इफेक्टिव और संगठित बना सकें। हमने एक नया और इफेक्टिव तरीका अपनाया है क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि यदि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी और अंडरस्टैंडिंग एक कदम आगे रहती है। साथ ही यह आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। तो चलिए इसी उत्साह और उद्देश्य के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। पार्ट सेकंड इसके जस्ट बाद अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई, पावर पी एंड वोल्टेज वी। तो पावर, वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है? P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे सभी ऑप्शंस में तो I के रिस्पेक्ट में हमें इस फॉर्मूले को अरेंज करना है। तो यहां अगर हम I निकालेंगे तो P डिवाइड बाय V हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इन अ हाउस होल्ड सर्किट। घरेलू सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्यूज क्या है? फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि ज़्यादा करंट होने पर, करंट के हाई होने पर सर्किट को खराब होने से बचाती है। ठीक है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि अगर हम ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है सर्किट में, तो ये उससे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है और जो भी इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स हैं उनको नुकसान होने से बचाता है। अगर कैसे काम करता है फ्यूज़ में, एक क्या है, ये फ्यूज़ है अगर कोई, तो इसमें एक पतला वायर होता है जो कि एक निश्चित करंट से ज़्यादा होने पर पिघल जाती है। तार पिघलने से, वायर पिघलने से सर्किट टूट जाता है, यानी कि तार पिघल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारे जो उपकरण हैं वो सुरक्षित रहते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इसकी, इसका मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस की, तो हम उस तरह के वायर को लेते हैं जिसमें मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस क्या है, हाई होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही अगर सर्किट में करंट बढ़ती है तो करंट के बढ़ने पर क्या है, आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग हीट बढ़ेगी और हीट जैसे ही बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट जितना लो होगा, एक तरीके से तुरंत सर्किट को ब्रेक करने में हमें आसानी होगी। किसके? फ्यूज के माध्यम से ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाई क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे ही रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट का फ्लो भी रुक जाएगा, यानी कि बहुत कम हो जाएगा। आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, तो इस फ्यूज़ को हमने समझा कि किस तरीके से फ्यूज़ के कुछ फैक्ट होते हैं। और अगर हम देखें कुछ टाइप्स की, तो यहाँ पर फ्यूज़ के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कार्ट्रिज फ्यूज़। वन सेकेंड गाइज। जैसे कि कार्ट्रिज फ्यूज़ हो गया, रिवायरेबल फ्यूज़ हो गया जो कि आपने घरों में देखा होगा, स्विच फ्यूज़ हो गया जो कि यहाँ पर ऐसे स्विच में यानी एक बॉक्स में लगाया जाता है। ठीक है, और ड्रॉप आउट फ्यूज़ जो कि अपने जीएसएस में लगते हैं, और एमओवी फ्यूज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज़ होते हैं, और रीसेटेबल यूज़ पॉलीफ्यूज़ जो भी पीसीबी होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और ऑटोमेटिक फ्यूज़ होते हैं, और एक्सपल्सन फ्यूज़ होते हैं जो कि हायर पावर में, हायर इंडस्ट्रीज़ में लगते हैं, पावर इंडस्ट्रीज़ में लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स के फ्यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो सर इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, in a series combination of resistor, how is the voltage distributed across each resistor। प्रतिरोधकों की श्रेणी संयोजन में बात करते हैं, श्रेणी संयोजन की। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें आप तुरंत हिट करते हैं आपके माइंड में कि इन क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो आपको इन वीडियो के माध्यम से, यानी कि हमारे द्वारा जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं उन लेक्चर्स में आपको ये दिखाया जाता है क्वेश्चन को पढ़ना नहीं, क्वेश्चन को देखना कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है श्रेणी संयोजन। ठीक है, दिया गया है, तो इसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज कैसे वितरित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज की बात की हुई है जो कि किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में बात की हुई है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ठीक,
अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसमें करंट जो है वो समान रहता है हर एक रेजिस्टेंस में। कैसे? देखिए, सीरीज में सभी रेजिस्टेंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? यानी कि एक का सिरा दूसरे के इनिशियल पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? तो जो भी करंट होता है, एक का जो एंडिंग पॉइंट है वो दूसरे के फर्स्ट पॉइंट से यानी इनिशियल पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। तो जो भी करंट है वो पहले रेजिस्टेंस से गुजरेगा, वो सेकंड रेजिस्टेंस से गुजरेगा, वही करंट थर्ड रेजिस्टेंस से और वही करंट फोर्थ रेजिस्टेंस से गुजरेगा। इसका मतलब होता है कि सभी रेजिस्टेंस में एक ही करंट फ्लो करता है, क्योंकि करंट एक ही रास्ते से होकर गुजरता है। अगर वोल्टेज अलग-अलग क्यों होता है? अगर हम देखें वोल्टेज की, तो इसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है। कैसे? क्योंकि जब करंट रेजिस्टेंस से गुजरता है, तो रेजिस्टेंस उस करंट का कुछ हिस्सा वोल्टेज के रूप में छोड़ता है। कहाँ पर? इस रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है? कुछ हिस्सा यहाँ छोड़ेगा, कुछ हिस्सा यहाँ छोड़ेगा, कुछ हिस्सा यहाँ छोड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि हमारा रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है? यानी कि अलग-अलग रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो इसमें वोल्टेज अलग-अलग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं कि हर एक सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग-अलग होता है और वोल्टेज सेम होता है, ठीक है? आप देख रहे होंगे, ये पूरा वायर क्या है? एक ही पॉइंट है। पूरे वायर को हम एक ही पॉइंट मानेंगे, ठीक? अच्छा, पहले इसको हम देख लेते हैं एक बार वोल्टेज को यहाँ पे। तो इसका जो वोल्टेज है यहाँ पर अलग-अलग वोल्टेज क्यों होगा? क्योंकि जब करंट रेजिस्टेंस से गुजरता है तो रेजिस्टेंस उस करंट का कुछ हिस्सा क्या है वोल्टेज के रूप में छोड़ देता है। तो अलग-अलग रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप अलग-अलग होता है, इसलिए हर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज अलग-अलग होता है, ठीक है? अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो एक ही पॉइंट से जुड़े हुए रहते हैं। ये सारे रेजिस्टेंस क्या हैं? एक ही पॉइंट से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है? तो इस पूरे वायर को हम क्या मानेंगे? एक ही पॉइंट मानेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है वोल्टेज सेम रहेगा और करंट का जो है वो डिवीजन हो जाएगा करंट का, इसमें अलग रहेगी करंट, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, ठीक? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर कि जो भी अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है उसके जो वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज का ड्रॉप होता है, वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो उसका जो रिलेशन कैसे होता है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हम एक फॉर्मूला से देखें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो आई इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आर, या फिर यूं देख लीजिए आप, v प्रोपोर्शनल टू होता है I, या फिर v इक्वल्स टू होता है आई आर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे। और हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट क्या है, सेम रहेगी, करंट बिल्कुल सेम है, तो करंट को हम कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है? तो वोल्टेज क्या किस पर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो वोल्टेज कह सकते हैं रेजिस्टेंस के पैरेलल होता है, ठीक? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? प्रतिरोध के समानुपाती होगा, ठीक है? तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज, मतलब क्या होता है, ठीक? तो एक लंबे सीधे सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है? परिनलिका, हिंदी में कहते हैं परिनलिका, इसके अंदर जो करंट बह रहा है का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो अगर हम बात करें किसकी? सोलेनॉइड की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये सोलेनॉइड है, ठीक है? ये सोलेनॉइड है, ठीक? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक लंबी कॉइल होती है जिसे कई लूप्स में लपेटा जाता है जब इसमें करंट फ्लो होती है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? करंट फ्लो होती है, ये हम करंट फ्लो करवा रहे हैं यहाँ से, ठीक है? तो ये करंट यहाँ से जाएगी और यहाँ आएगी, ठीक है? हुँ। तो जब इसमें करंट फ्लो होती है तो यह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे होता है? जब करंट सोलेनॉइड से बहता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्थिर और यूनिफॉर्म होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है? ये लाइन्स है पूरी, ठीक है? ये क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है और स्थिर होता है, ठीक है? स्टेबल होता है, ठीक है? और यूनिफॉर्म होता है, सीधा होता है। इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ताकत सभी जगह समान होती है। यहाँ आप कहीं भी देख लीजिए इसकी जो दिशा और ताकत है, ठीक है? इसको एक बार रब कर देते हैं, तो कहीं भी देख लीजिए आप, यहाँ उठा के देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की जो पावर है यानी मैग्नेटिक फील्ड की पावर है, वो हर एक जगह समान रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन एक इज द राइट आंसर की सोलेनॉइड के अक्ष के समानांतर और समान रहती है क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? ये सोलेनॉइड है, इसका जो अक्ष है तो इसको देखें तो इसके समानांतर रहेगी, ठीक है? ये सब समानांतर है इसके, ठीक? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू, इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? कम्यूटेटर की, तो कम्यूटेटर क्या होता है?
तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको एक जो मोटर है वो यहाँ पर घूमती हुई दिखाई देगी। कम्यूटेटर क्या होता है, एक गोल चक्का होता है, यानी कि एक रोटेटरी स्विच होता है। ये क्या है, ये स्विच है, ये जो घूम रहा है घूमता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, एक रोटेटरी स्विच है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो क्या है, ये जो स्विच होता है रोटेटर स्विच यानी गोल चक्का, ये मोटर में मौजूद कोयल के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये जो कोयल है इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये तो होता है शाफ्ट, ये होता है कम्यूटेटर, ये होता है रोटर कॉइल। ये क्या है, कॉइल है, ये कॉइल है, ये जो घूम रही है। तो इनके साथ क्या कम्यूटेटर जुड़ा हुआ होता है। तो जब मोटर में करंट फ्लो होती है तो कॉइल क्या है, घूमने लगती है। ठीक है, जब मोटर में हम करंट देंगे, कहीं से भी करंट इसमें जो आएगी करंट, तो वो क्या है, कॉइल घूमने लगती है, ये घूम रही है। ठीक है, तो जैसे ही कॉइल घूमता है तो कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेटर वो करंट की दिशा को बदल देता है। ठीक है, करंट की दिशा को चेंज कर देता है ताकि कॉइल क्या है, लगातार घूमती रहे और मोटर काम करे। आखिर ये जरूरी क्यों होता है, अगर कम्यूटेटर धारा की दिशा को न बदले तो कॉइल रुक जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसे घुमाने के लिए उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, कम्यूटेटर जो है वो धारा की दिशा को उलटता है ताकि मोटर क्या है, लगातार काम करती रहे। अब आप देख रहे हैं कि एक बार जो है इसकी दिशा, अगर करंट जो है वो करंट पहले तो कहाँ रहेगा, इसको अगर लिखें तो करंट पहले ऊपर, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ऐसे करंट क्या है इसकी दिशा को चेंज करता रहता है। कौन, कम्यूटेटर, ताकि जो क्या है ये लगातार घूमती रहे। अगर मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में करंट रहेगी तो एकदम से मोटर रुक जाएगी ना, क्योंकि करंट क्या है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रही है। मान लीजिए करंट यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये जो है मोटर क्या है, ये स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही मोटर का पार्ट अगर जैसे घूम करके यहाँ आया, ठीक है, इस कॉइल का पार्ट घूम करके, इस वाले कॉइल का पार्ट अगर घूम करके, ये स्टॉप नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्योंकि मोटर चालू है तो यहाँ पर अगर जैसे ही एक पार्ट घूम करके यहाँ आया, मान लीजिए ये जो कॉइल है वो कॉइल उठ करके यहाँ आ गई, तो ये क्यों आई, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से हो रही है, करंट की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कम्यूटेटर क्या करेगा, अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। रिवर्स कर देगा तो ये वाला पार्ट जो उठ करके पीछे चल जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह क्या कम्यूटेटर का काम होता है। ठीक है, तो इसका जो काम आपने देखा, वो आपने ये देखा कि यहाँ पर ऑप्शन 4 देखेंगे तो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, यानी कॉइल में प्रवाहित धारा की दिशा को उलटने के लिए क्या यूज होता है, कम्यूटेटर का यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, what is the power rating of a device that draws 1.75 ampere of current when connected to a 180 volt source? एक उपकरण का पावर रेटिंग क्या है जिसमें 1.75 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, क्या, धारा। धारा का जो रेटिंग होता है वो होती है एम्पियर यूनिट, धारा की एम्पियर यूनिट होती है। ठीक है, तो जब इसे 180 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो ये क्या होगा, पावर रेटिंग, पावर रेटिंग होगी P इक्वल्स टू VI। तो यहाँ पर वोल्टेज में क्या रखेंगे, 180 वोल्ट, और करंट में क्या रखेंगे, 1.75। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार, तो सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होता है। 180 को 180 को 180 को 1.75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/3/4। तो 4 × 4 = 3 = 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 इंटू 7/4। तो 4 × 16, 4 × 5 = 20, तो 7 × 28 और 7 × 5 = 35, 5 × 8 = 315 वॉट। 315 वॉट इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी 315 वॉट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत मोटर में करंट वाहक चालक पर बल की दिशा, किसकी, बल की दिशा निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इसको अगर हम समझें तो ये कब यूज होता है, ये होता है मोटर में यूज। ये कीवर्ड है, क्या है, ये कीवर्ड है आपका, कब होता है, ये कीवर्ड होता है मोटर में यूज होता है। कब, कौन सा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखिए आपको क्या है, मतलब मोस्टली जो इस तरह क्वेश्चन होता है वो एक ही तरह से पूछा जाता है कि कौन सा रूल किस में यूज होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूँ, आपको वो याद रखनी है कैसे। यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड रूल की अगर बात करते हैं तो उससे पहले अगर बात करें लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से, उससे पहले आप इसको याद रखिए, किसको, MG, महात्मा गांधी। ठीक, अब आप MG को याद रखेंगे तो M से क्या होता है, M से होता है मोटर, और G से क्या होता है, G से होता है जनरेटर। ठीक, अब इसका पार्टीशन कर दीजिए। अब आप देखिए कि मोटर कहाँ आ रही है, ये लेफ्ट साइड आ रही है, और G कहाँ आ रहा है, M कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड,
और जी कहाँ आ रहा है, राइट साइड। यानी कि मोटर तो कहाँ आएगी, लेफ्ट साइड आएगी, और जनरेटर कहाँ आएगा, राइट साइड आएगा। अब जो लेफ्ट साइड आ रही है उसे में क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल, और जो राइट साइड आ रहा है उसमें क्या लगाएंगे, राइट हैंड रूल। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्पष्ट शब्दों में, ज़्यादा हम अगर कोई ये चाहता है कि बिल्कुल मुझे तो टू द पॉइंट चाहिए इसका आंसर, तो टू द पॉइंट आप ऐसे याद कर सकते हैं। मोटर में तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से आप इसे याद रख सकते हैं। अब आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। आप ये देख रहे होंगे, ये तो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। पेन चेंज कर लेते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और ये है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड रूल को समझते हैं। इसको कब यूज करते हैं, जब मोटर में करंट के प्रभाव से कोई वस्तु या फिर कोई वायर है वो मूव कर रही है। ठीक है, इसको उस टाइम हम याद करते समझते हैं। ठीक है, उसे यूज में लेते हैं। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो अपने बाएं हाथ की जो तीनों उंगलियां हैं उनको इस प्रकार रखिए कि जो आपका ये अंगूठा है, ये जो अंगूठा है, ये क्या है, मोशन की डायरेक्शन को तय करता है, मोशन या फिर यूं कहे फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक, जो आपकी फोर फिंगर है ये क्या बताएगी, फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो आपकी ये मिडिल फिंगर है, इसको ये तय करेगी आपके डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन तीनों उंगलियों को 90 डिग्री के एंगल पर इसे प्लेस कीजिए। तो यहाँ पर आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का बिल्कुल सटीक यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है, दो मैग्नेट्स हैं। ठीक है, और इन मैग्नेट्स के बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, तो जब आप अपनी फोर फिंगर को क्या है, यहाँ पर ऐसे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि जो करंट है वो करंट कैरिंग कंडक्टर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और फोर्स यानी कि मूव करने की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ होगी, जो कि आपका अंगूठा रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यानी कि जब मोटर को कॉइल घुमाता है तो आप अपना बायां हाथ रख करके पता लगा सकते हैं कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड और जो फोर्स है वो उनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड रूल की, किसके, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की। तो जब एक कॉइल या फिर कोई भी वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो और वह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो दाहिने हाथ की तीनों उंगलियां रखें। तो अंगूठा जो है ना आपका, वो तो करेगा एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मिडिल फिंगर है वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे ही इन दोनों मैग्नेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनमें अगर आप अपनी फोर फिंगर्स को जैसे ही रखेंगे, प्लेस करेंगे, तो करंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा देखने को, और जो फोर्स है यानी कि मूवमेंट जो होगा वो अपर डायरेक्शन में होगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये तो होता है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए यूज कौन सा, लेफ्ट हैंड रूल। मेनली जो क्वेश्चन पुटअप होता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से, आप रेलवे के ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन होंगे। यानी कि 80% क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि कौन सी, मतलब कौन सा इक्विपमेंट यानी कौन सा मोटर या फिर जनरेटर के रेस्पेक्ट में अगर पूछें, तो मोटर में कौन सा रूल होता है इस्तेमाल, और जनरेटर में कौन सा रूल यूज होता है। तो आप देखिए, जो लेफ्ट हैंड में आ रहा है वो क्या है, एम, और जो राइट हैंड में आ रहा है वो क्या है, जनरेटर। ठीक है, एम जी। तो लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड साइड जो आ रहा है एम, उसमें लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का, और जो राइट हैंड में आ रहा है, राइट हैंड साइड में, उसमें आ रहा है जनरेटर, तो इसमें क्या है, राइट हैंड रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब बात करते हैं कुछ ऑप्शंस की, जैसे कि एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ क्या कहता है, तो एम्पियर लॉ का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि एम्पियर का नियम कहता है कि किसी भी कंडक्टर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो एम्पियर लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि किसी भी कंडक्टर से बहने वाली करंट से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जिसे हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के चारों ओर होता है। अगर मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर कोई भी वायर है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई करंट फ्लो हो रही है, तो उसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर एक वायर में से करंट बह रहा है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो यानी जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। अगर आप एक सीधे तार से करंट बहाते हैं, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का घेरा बनेगा, और जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। तो ये कहता है एम्पियर का नियम। अब आता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को कैसे समझते हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो इसका मतलब होता है कि
यह तब उपयोग में आता है, तब यूज़ होता है जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रही हो और हम ये जानना चाहते हैं कि उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। ठीक है? ये तो जो रूल है कौन-सा एम्पियर का रूल, तो ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब ये पता नहीं कैसे बनेगा मतलब कैसे बनेगा, क्या बनेगा ये नहीं। केवल इतना तो बता रहा है कि ये कि करंट के फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा चारों तरफ। ठीक है? अब ये कैसे क्रिएट होगा, कैसे बनेगा, ये बताता है कौन-सा? ये बताता है कौन-सा नियम? राइट हैंड थंब रूल। ये क्या कहता है कि दाहिने हाथ का अंगूठा आप करंट की दिशा में रखिए। ये जो करंट है ना ये, इसमें आप दाहिने हाथ का जो है अंगूठा उसको इस दिशा में रखना है। अब अपनी जो बाकी की उँगलियाँ हैं उनको घुमाइए। तो देखिए आप ये जो है उँगलियाँ घुमा रहा है। तो जो उँगलियाँ घुमाएँगे तो ये क्या बताएँगी? ये दिखाएँगी कि चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, समझ में आया? कि जब करंट एक तार से बहता है तो आपके हाथ की उँगलियाँ उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएँगी। ठीक है? तो अभी हमने देखा कि सभी कॉन्सेप्ट को कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र और करंट के आधार पर मोशन की जो डायरेक्शन है उसको पता करता है। फ्लेमिंग का बाएँ हाथ का नियम क्या कहता है? और सॉरी एम्पीयर लॉ क्या कहता है? कि करंट से बहने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है? और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट और करंट से बहने वाला जो भी करंट जो बह रहा है किसी वायर में या फिर किसी कंडक्टर में, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके चारों ओर, उसकी दिशा क्या होगी वो हम राइट हैंड थंब रूल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? पता लगा सकते हैं। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड से गति की दिशा कैसे ज्ञात करें, ये इससे पता लगता है। तो लेफ्ट हैंड रूल किसमें? मोटर में। और राइट हैंड रूल किसमें? जनरेटर में। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं। इन अ पैरेलल सर्किट, how does the voltage across each resistor compare to the total voltage supplied by the बैटरी? कीवर्ड क्या है यहाँ पर? पैरेलल सर्किट। ठीक है? तो प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टेज से कैसे तुलना करता है? तो ये होता है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान। क्यों? क्योंकि जो जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उनमें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखा जाए तो ये अगर रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए होते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो वायर जा रहा है, ये सारे पॉइंट क्या हैं? एक एक ही पॉइंट होते हैं। ठीक है? ठीक है? पैरेलल सर्किट में सभी रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब है कि सभी रेजिस्टेंस के दोनों सिरों को लाइट के यानी कि जो वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो एक ही पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है? इसके जो दोनों पॉइंट है ये इसके नेगेटिव से और ये इसके पॉजिटिव से। इसका भी दोनों पॉइंट क्या है? ये इसके पॉजिटिव से, ये इसके नेगेटिव से। ठीक है? यानी कि ये जो पॉइंट है ये एक ही है। ठीक है? तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वह प्रेशर होता है जो कि करंट को चलाता है। तो जब सभी रजिस्टर को एक ही पॉइंट से जोड़ा गया है, तो हर रजिस्टर पर क्या है? दबाव एक ही लगेगा, यानी कि वोल्टेज एक ही लगेगा। दबाव यहाँ पर क्या है? वोल्टेज है। मतलब जितना वोल्टेज सप्लाई से आ रहा है, उतना ही हर एक रजिस्टर पर जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट इज़ द सेम फॉर ईच रजिस्टर। तो न ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है? अब ये वोल्टेज जो है वो समान क्यों रहता है? देखिए सप्लाई का अगर कनेक्शन देखें तो पैरेलल सर्किट में सभी रजिस्टर का एक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा सिरा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हर रजिस्टर के लिए वोल्टेज का सोर्स एक ही होता है। ठीक है? लेकिन अगर करंट की बात करें इसी इसी सर्किट में, तो करंट क्या है? बँट जाता है। ठीक है? पैरेलल सर्किट में करंट हर रजिस्टर पर अलग-अलग बँट जाती है। लेकिन वोल्टेज क्या है? हर रजिस्टर पर समान रहता है क्योंकि सभी रजिस्टर एक ही वोल्टेज सोर्स के नीचे काम कर रहे होते हैं। ठीक? अब जैसे अगर आप घर का उदाहरण लीजिए तो घर में सभी बल्ब पैरेलल सर्किट में जुड़े हुए होते हैं। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सभी किस में होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं क्योंकि घर की जो वायरिंग होती है, सप्लाई होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है। तो अगर किसी वोल्टेज का अगर मान लीजिए जो लाइट है वो वोल्टेज 220 वोल्ट पर है, तो हर बल्ब पर क्या है? 220 वोल्ट ही लगेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो बाकी बल्ब क्या है? चलना बंद नहीं होंगे। ठीक है? उनको तो वही सेम प्रेशर मिल रहा है। अगर आप 1 बल्ब हटा लीजिए, चाहे 2 बल्ब हटा लीजिए, तो जो भी बचे हुए जितने भी बल्ब्स हैं, तो उनको तो वही प्रेशर मिल रहा है ना, यानी वही वोल्टेज मिल रहा है ना, तो वो तो चलते रहेंगे। तो ये फ़ायदा होता है किसका? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ये सेम उसी की तरह जैसे पाइप है, पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी क्या है? पूरी भरी हुई है। यहाँ पर क्या है? 2 पाइप लगे हुए हैं, तो दोनों पाइप में क्या सेम प्रेशर जाएगा। ठीक है? सेम प्रेशर जाएगा यानी पानी का जो बहाव है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या है? वो हर पाइप में समान रहेगा। ठीक है? तो वैसे ही इस सर्किट में काम करता है कौन? रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज। ठीक?
वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, जहाँ पर वोल्टेज 12 वोल्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी 12 वोल्ट रहेगा, और यहाँ भी 12 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। एन EMF इज इंड्यूस्ड वेन एवर देर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज स्टेटेड बाय द, यानी कि जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो एक EMF जनरेट होता है, एक EMF इंड्यूस होता है। तो यह किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है फेराडे साहब के द्वारा। देखिए, फेराडे का लॉ हमें यह बताता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होता है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसमें बदलाव होता है, ठीक है, तो क्या करता है कि उसके कारण क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, एक करंट क्या है वो क्रिएट होती है, करंट इंड्यूस होती है। ठीक है, जब किसी वायर या कुंडली या फिर कोयल है, उसके पास में चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो उस वायर में करंट बहने लगती है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे कोई ये वायर है, कोई कॉइल है, इसमें अगर हम ये जो वायर है ये आप देख रहे होंगे, तो इसमें अगर हम जो इस मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अगर कोई से भी सिरे को, या मान लीजिए एन सिरे को अगर इस कॉइल के पास लेकर आते हैं, तो इसमें क्या है, मैग्नेट को पास लाने से क्या है, इसके जो चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या चेंज होगा, बदलेगा। अब जैसे ही चेंज होगा यानी बदलेगा, तो उस तार में क्या है, करंट फ्लो होगी, और इसे हम क्या है, इस गैल्वेनोमीटर से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण प्रेरण मतलब प्रेरणा मिल रही है किससे, चुंबक से। किसकी, विद्युत की, इसलिए हम इसे कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब ये लाइट यानी कि जो करंट अब क्यों बनता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जो चेंज हो रहा है उससे क्या इलेक्ट्रॉन हिलते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स हिलते हैं तो तार में करंट बनने लगती है, यही कारण होता है कि करंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फेराडे के दो नियम होते हैं मुख्य, कौन कौन से। पहला नियम तो ये कहता है, देखिए पहला नियम तो क्या कहता है फेराडे का, वो ये कहता है कि अगर किसी तार में मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो उसमें क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो उसमें क्या करंट इंड्यूस होगी। और दूसरा नियम ये कहता है कि उत्पन्न हुई बिजली यानी जो एक करंट बन रही है उसकी मात्रा किस पर डिपेंड करेगी, तीन फैक्टर्स पर। कैसे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी जल्दी बदल रहा है यानी चेंज हो रहा है, और वायर की कुंडली में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, और तीसरा ये कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, क्या स्ट्रेंथ कितनी है। तो इन तीनों पर फैक्टर पर जो है वो डिपेंड करेगा, कितना क्या क्या डिपेंड करेगा कि करंट की मात्रा कितनी बन रही है। ठीक, तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा करंट बनेगी। अगर हम फॉर्मूला से देखें तो फॉर्मूला हम देखते हैं तो ई इक्वल्स टू होता है इंड्यूस ईएमएफ, क्या होता है, ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर ई क्या है, ई है उत्पन्न हुई बिजली यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं इसे। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स किसके, कॉइल के। और डी फाइव बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के में कितना चेंज हो रहा है, किस दर से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सपोज करो अगर कोई मैग्नेट है, उसको एक मैग्नेट और एक तार है, ठीक है, तो उसको अगर हम मैग्नेट को तार के पास लाते हैं या हटाते हैं तो यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, इस जगह चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। और यह बदलाव भी क्या कहता है, इस बदलाव से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हिलते हैं, और ये जो हिलते हुए इलेक्ट्रॉन से क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं। ठीक है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में तगड़ा बदलाव होता है, चेंज होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ज़्यादा करंट बनेगी। और अगर बदलाव धीरे होता है तो करंट कम बनेगी, उसे हम इस मीटर से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका, मैग्नेट का और वायर का एग्जाम्पल लिया इसको समझने के लिए। अब देखते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या कहता है, देखिए ओम्स लॉ क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी को समझने में बहुत मदद करता है कौन, ओम्स लॉ। यह नियम बताता है कि किसी वायर या सर्किट में, ये क्या है, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, तो किसी वायर या इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस, ये क्या है, आपस में क्या रिश्ता रखते हैं, ये बताता है हमें ओम्स लॉ। अगर किसी वायर में करंट बह रहा है तो वह करंट उस तार पर लगे वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, जो कि हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू होता है आई आर से। ठीक है, जहाँ पर V क्या है, वोल्टेज, आई करंट, और आर रेजिस्टेंस। ठीक, तो अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस में एक कोई भी वायर है तो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस तो फिक्स है ही, तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे,
आई इज प्रोपोर्शनल टू हम वी लेंगे इसमें, क्यों? क्योंकि वोल्टेज होगा तभी तो आई बनेगा ना। आई जो है प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? वी के। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट की जगह यहाँ पर तो रखेंगे वी और यहाँ रखेंगे आई। तो वोल्टेज जितना बढ़ेगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर वोल्टेज इतना है तो करंट क्या है? इतना रहेगा। इस पॉइंट पर वोल्टेज और करंट इतना रहेगा, इस पॉइंट पर वोल्टेज करंट इतना रहेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये होता है ओम्स लॉ। ठीक, यानी वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा। और ऐसे अगर मान लीजिए अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं? यहाँ पर रखते हैं आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर आ जाएगा, यानी कि वी के नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? आर, यानी रेजिस्टेंस आ जाएगा। किसको हटाने पर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने पर। तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे हम, करंट क्या है? उतना ही कम होगा। ठीक है, अगर हमारे पास वोल्टेज फिक्स है तो। ठीक है, तो ये कुछ अवधारणाएं होती है किसकी? ओम्स लॉ की। तो निष्कर्ष क्या निकला? ओम्स लॉ सिखाता है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम होगा। ठीक, अब बात करते हैं जो तीसरा ऑप्शन है, दूसरा, ग्रेविटेशन लॉ। ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है? यानी गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि ब्रह्मांड की हर एक चीज एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। ये देख लिए आप, जो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, m1 और m2 मास के, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है r। ठीक है, r इनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपने आप अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्यों? बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यह नियम कहता है कि ब्रह्मांड में दो ऑब्जेक्ट जितनी भी बड़ी या छोटी हों, वे हमेशा एक दूसरे को खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये खिंचाव यानी कि जो फोर्स लगता है, ये उनकी मास और उनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका हम रिलेशन ऐसे निकाल सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, एफ इक्वल्स टू होता है, सॉरी यहाँ पर हम ए प्रोपोर्शनल टू लेंगे, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? m1 और m2, ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका और इसका ऑब्जेक्ट है। इसका और इसका मास मास है किसका? ये दोनों ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जो दोनों आपस में पास पास है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लग जाएगा? जी लग जाएगा, जो कि होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, अब एक्चुअली क्या है कि पृथ्वी का अगर हम उदाहरण लें तो पृथ्वी क्या है? बहुत भारी होती है। तो मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, वो टेबल पर रखे हुए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनको अपनी तरफ खींचता है। ठीक, अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करता है। इसलिए क्या ये जो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, किसी टेबल पर अगर रखे हुए हैं तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसके कंपेयर में इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो इस ग्रेविटेशनल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाता है। अब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो उसकी मानेगा कौन? ठीक है, इसलिए क्या ये नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लगता है इनका, तो ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ना कि एक दूसरे की तरफ। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट कह रहा है, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि दो ऑब्जेक्ट अगर आस पास पास रखे हुए हैं, चाहे उनके बीच में दूरी कितनी है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उनका जो अट्रैक्शन फिनोमेना है वो डिपेंड करेगा उनके मास और उनके बीच की दूरी पर। ठीक है, तो आप देख लीजिए जैसे पृथ्वी है और चंद्रमा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पृथ्वी और सूरज ये क्या है? एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सूरज क्या है? अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सभी ग्रहों को अपनी तरफ घुमाता रहता है। ठीक है, और अगर आप बात करें सूरज और पृथ्वी की, तो बहुत इनके बीच की दूरी क्या है? बहुत ज़्यादा होती है, और दूरी बहुत ज़्यादा होने से क्या है? इसका स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा बन जाएगा, और स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो फोर्स है वो बहुत कम लगेगा। इसलिए क्या है? पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अब सूर्य को अपनी तरफ नहीं खींच पाती है। ठीक, लेकिन अगर यही बात सूरज और ग्रह की अगर बात करते हैं, जो अन्य ग्रह हैं, तो सूरज क्या है? अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से सभी ग्रहों को अपने ऑर्बिट में घुमाता रहता है। अगर यह बल नहीं होगा तो ग्रह क्या है? इधर-उधर भागेंगे। ठीक है? तो हमने देखा कि हर वस्तु चाहे कितनी छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे को खींचती है। यह खिंचाव मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जो हमें धरती पर टिकाए रखता है और ग्रहों को सूरज के आसपास घुमाता है। ठीक, तो जितनी भारी चीज होगी उतना ही तगड़ा खिंचाव होगा, ये इस नियम से सिद्ध होता है। और जितनी ज्यादा दूर चीज होगी उतना ही कमजोर खिंचाव होगा। यही है कि न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, न्यूटन का नियम। न्यूटन के 3 नियम हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एक बार इसको रब कर देते हैं इन तीनों को। तो यहाँ पर फर्स्ट नियम क्या कह रहा है? फर्स्ट नियम बताता है लॉ ऑफ इनर्शिया।
यानी कि जो वस्तु गति अवस्था में है वो गति में रहना चाहती है और जो वस्तु स्थिर अवस्था में है वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। आप देख लीजिए, ये जो लड़की है ये स्केटिंग कर रही है, स्केटिंग करती-करती हुई अगर ये इस ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है, तो ये क्या है, ये गर्ल्स फॉल डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये इसका जो बॉडी है, इस लड़की की बॉडी, तो ये क्या आगे मूव कर रही है और ये क्या है, गिरने से पहले भी एक तरीके से अपना जो इनर्शिया है, वो बरकरार रखना चाहती है। यानी कि ये गतिशील अवस्था में ही रह जाती है। इसलिए ये जो इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद इसका जो स्केटिंग है, वो तो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये आगे बढ़ जाएगी। ठीक है? तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है? यानी जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी ताकत न लगाई जाए। यानी अगर कोई चीज़ चल रही है तो वह चलती रहेगी और अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी। ठीक है? यानी सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी तभी चलेगी जब आप उसे स्टार्ट करेंगे और एक्सेलेरेटर दबाएँगे और दौड़ती हुई गाड़ी तभी रुकेगी जब आप ब्रेक लगाएँगे। लेकिन इन दोनों के बाद में क्या होता है, एक चीज़ और काम करता है, वो करता है इनर्शिया। यानी कि ये अपनी गति का विरोध करते हैं। ठीक है? ये अपनी जो एक तरीके से उनके पोजीशन में या फिर उनकी स्थिति में बदलाव का क्या है, विरोध करते हैं। उस विरोध को क्या कहते हैं? उस विरोध को ही कहते हैं इनर्शिया। ठीक है? इसलिए ये क्या है, ये गर्ल जो है फॉल डाउन हुई, यानी कि ये गिरी यहाँ पे। ठीक है? क्योंकि ये गति में ही रहना चाहती थी। ठीक? अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या कहता है, किसी वस्तु की गति में बदलाव उसके ऊपर लगाए गए बल, ये जो बल लगा रहे हैं, ये बच्चा जो बल लगा रहा है इसको, इस ऑब्जेक्ट को, जिसका मास क्या है, m है, और ये किधर साइड लग रहा है बल, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी त्वरण। तो लगाया गया जो बल है वो उसके भार पर डिपेंड करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, F इक्वल्स टू एम ए। ठीक है? जहाँ पर F क्या है, बल, m मास और a क्या है, एक्सेलरेशन। तो हल्की चीज़ को कम बल लगाने से हिला सकते हैं, लेकिन भारी चीज़ को ज़्यादा फोर्स चाहिए। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे चीज़ उतनी ही तेज़ी से हिलेगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि साइकिल को हल्का धक्का देने पर धीरे चलती है, लेकिन जोर से धक्का दे दोगे तो वह तेज़ दौड़ेगी। ट्रक को हिलाने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए, लेकिन स्कूटी को कम ताकत से भी हिला सकते हैं। ठीक है? तो ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू एम ए। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। हर क्रिया के बराबर क्या है, उल्टी दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है। ठीक है? अगर आप किसी चीज़ को धक्का दोगे तो वह क्या करेगा, आपको उतनी ही जोर से धक्का लगाएगा वापस। तो दोनों ताकत क्या है, दोनों फोर्स बराबर होती है और बस उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है। ठीक है? जब आप नाव में खड़े होकर ज़मीन को पीछे धक्का देते हैं तो नाव क्या है, आगे बढ़ती है। फुटबॉल को जितनी ज़ोर से मारोगे वह उतनी तेज़ी से वापस आएगी। और आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो बैलून है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि उतना ही फोर्स क्या है, इसका नीचे लग रहा है। ठीक है? किसके माध्यम से, इसकी जो फ्यूल भरा हुआ है, उसकी जो गैस निकल रही है उसके हिसाब से क्या, जितना फोर्स नीचे लग रहा है ये उतनी ही स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो ये होता है एक्शन का रिएक्शन, जो कि हमें बताता है कौन, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक? तो यहाँ पर हमने देख लिया ओम्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स लॉ और फेराडेज लॉ। ठीक? नेक्स्ट बात करते हैं, अ कंडक्टर हैज ए करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर थ्रू इट इट विच सॉरी, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अ कंडक्टर हैज ए करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.8 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है, वोल्टेज। तो अगर हम वोल्टेज की बात करें किसके अक्रॉस, उस कंडक्टर के अक्रॉस, तो V इक्वल्स टू होता है आई आर। ठीक है? आई की वैल्यू रख देते हैं 150 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर वोल्टेज निकाल रहे हैं तो एम्पियर में कैलकुलेट करेंगे, तो मिली की जगह यहाँ रख देंगे कितना, 10⁻³ और आर की जगह रख देंगे 0.8। ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा, तो 15 × 120, तो 120 तो ऐसे आ जाएगा और ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर ये जो 10⁻³ है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है? तो ये हो जाएगा कितना, 0.12। यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current V proportional to I, जो कि अभी हमने हाल ही में पढ़ा था, इसे थोड़े 2-3 क्वेश्चन पहले। ठीक है? फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है किसी वायर का तो उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है और प्रोवाइडेड जो वोल्टेज है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, उनके बीच में क्या रिलेशन है और इस रिलेशन को किस रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। मान लीजिए ये V है रेफरेंस एक्सिस पर और ये I है, तो इसके बीच में जो अगर रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहे हमारे पास, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है? तो हमेशा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे V, I और R
इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। और अगर हम देखें ऑप्शन 2 ग्रेविटेशन लॉ जो अभी देखा, न्यूटन्स लॉ ये भी देख लिया, और फेराडेज लॉ ये भी हमने इस लेक्चर में देख लिया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अ वायर हैज a resistance of R if its length is increased by a factor of 8 and its cross sectional area is decreased by a factor of 4, what is its new resistance? तो किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि उसकी लंबाई को 8 गुना बढ़ा दिया जाए और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 4 गुना घटा दिया जाए, ठीक है, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? जो एरिया है उसको 4 के फैक्टर से कम करने का मतलब होता है कि उसको 1/4 किया जा रहा है, ठीक है? तो एरिया कितना कर दिया? 1/4 कर दिया। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है, जहाँ पर रो क्या है? रेजिस्टिविटी, L क्या है? लेंथ, और A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम R इक्वल्स टू रो L अपॉन A में रखेंगे कौन सा? जो हमें पैरामीटर दिए हुए हैं, तो लेंथ को कितना बढ़ाया हमने? लेंथ को बढ़ाया 8 गुना, ठीक है? तो L को 8L कर देंगे, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको क्या है? 4 गुना तक घटा दिया, यानी कि A/4 कर देंगे। 4 गुना घटाने का मतलब क्या होता है? 4 गुना घटाने का मतलब होता है कि 1/4 कर देंगे, ठीक है? उसको 1/4 हो गया। अब ये 4 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32 L अपॉन A, ठीक है? और रो तो लगेगा ही, रो लगेगा ही। तो हम देखते हैं कि रो L अपॉन A ये तो क्या है? ये तो पहले से ही R है ना, इसका जो दिया हुआ मान क्या है? मान कहें या फिर फॉर्मूला कहें, कुछ भी कह लीजिए आप, ये तो पहले से ऑलरेडी R है। इसमें क्या है? आगे क्या 32 का एक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है? 32 कोफिशिएंट आ जाएगा, क्योंकि 8 चौके 32। तो ये क्या हो गया? जो पहले दिया हुआ R था वो 32 गुना हो जाएगा। जो नया R बनेगा हमारे पास, नया रेजिस्टेंस बनेगा, वो कितना हो जाएगा? 32 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, कोई घरों की मोटर है, आप देख लीजिए घरों में जो मोटर यूज़ होती है वो क्या करती है? जैसे स्विच ऑन करेंगे वो पानी चढ़ाने का काम करती है। क्या? पानी चढ़ाने का काम करती है। अब पानी चढ़ाने का काम मतलब क्या हो रहा है? वो एक तरीके से यांत्रिक ऊर्जा कर रही है। फिरेगी तो एक तरीके से प्रेशर आएगा तो वो एक वाटर लेवल को, मतलब वाटर को एक तरीके से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर लेकर जाएगी। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो रही है। यानी कि एक तरीके से मैकेनिकल एनर्जी का ही वो पार्ट है। कौन? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्या कर रहा है? मोटर क्या करती है? मोटर एक तरीके से जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ कंडक्टर फ्लोज ओम्स लॉ देन द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज विल बी, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो धारा और वोल्टेज के बीच का ग्राफ क्या होगा? जो आप देख रहे होंगे एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। क्या? स्ट्रेट लाइन, ठीक है? यानी अगर मान लीजिए वोल्टेज, ये थोड़ा सा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन गलत है। इस एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे? वोल्टेज, और वाई एक्सिस पर लेंगे क्या? करंट। तो वोल्टेज, जैसे वोल्टेज को बढ़ाया हमने तो करंट भी बढ़ेगा। इस वोल्टेज को अगर मान लो यहाँ बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है? इस वोल्टेज पर करंट यहाँ होगा। तो इस तरह से क्या है? एक प्रकार से कॉन्स्टेंटली एक तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो जो ओम का नियम है वो पालन करता है, ओम के नियम का अगर पालन करता है कोई भी कंडक्टर, तो वो क्या है? उनके बीच का जो ग्राफ होता है, कौन के? करंट और वोल्टेज के बीच का, वो होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ऑप्शन 3। If a resistor of a 15 ohm carries a current of 2.5 ampere for 12 seconds, the heat produced is, हीट क्या होता है? H इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है? आप रख दीजिए इसमें जो भी पैरामीटर दिए हुए हैं आपको। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये कहाँ से आया? ये आया है जूल के लॉ से। जूल्स लॉ क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस होती है जब करंट किसी रजिस्टर के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है? अगर हमें दिया हुआ जो भी पैरामीटर वो यहाँ रखेंगे तो आई कितना है? 2.5, इसका होल स्क्वायर इंटू आर कितना है? आर है 15 एंड टी कितना है? 12 सेकेंड, ठीक है? तो 2.5 के हिसाब से जब हम रखेंगे तो 6.25 हो जाएगा। 6.25 इंटू ये कितना है? 15 है ना? 15 इंटू 12। तो यहाँ से अगर 4 हटाएंगे तो 6 चौके 24 और 25 चौके 100, तो 7 यहाँ जाएगा। 15 इंटू 3, 7 या 21, ठीक है? 21 और 15 या फिर 15 से 45, 45 इंटू 7, 7 पंजे 35, 7 चौके 28 और 3 31,
सॉरी, यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ 25 आएगा कैसे, ठीक है। यानी कि अगर 6.25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 12 में से क्या है, 4 फैक्टर को अलग कर लेंगे, तो 6 चौके 24 और 0.5 इंटू 4 करेंगे तो 1 आएगा। तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इंटू 15 और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 15 थी 45 और 25 इंटू 45 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 25 इंटू 45 करने पर, तो 25 चौके 100, ठीक है, 25 पंजे 125, तो ये आएगा 1125, ठीक है। तो यहाँ पर 1125 इसका 1125 जूल इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किसे खोजने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। किसके लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अब दाहिने हाथ का रूल है तो वो किस में यूज होगा, जनरेटर में यूज होगा। प्रीवियसली हमने देखा कि प्रीवियस क्वेश्चन में कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यानी कि राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग्स लॉ कैसे काम करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फोर फिंगर होती, जो मिडिल फिंगर होती है वो तो करंट की डायरेक्शन को, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और फोर्स जो है वो थंब रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप अपनी जो फोर फिंगर है उसको इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तो आपकी फोर फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आप अंगूठे को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वो फोर्स को इंडिकेट करें, ठीक है। यानी करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जहाँ पर आप फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को देखते हैं, तो जो ऊपर की साइड है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, यानी कि जो वायर है, कौन सा वायर कह लीजिए या फिर कोई कॉइल कह लीजिए, उसकी जो गति है, कंडक्टर की गति, वो उस दिशा को जानने के लिए हम अंगूठे का यूज़ करेंगे, यानी अपना जो थंब है उसको यूज़ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। इसको हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर consider a conductor in the place of the paper with current going through the bottom to the top. What will be the direction of the magnetic field lines to the left of the conductor? कागज के तल पर एक चालक पर विचार करें जिससे धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। चालक के बाईं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले देखते हैं धारावाहक चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हाथ की उंगलियों यानी कि राइट हैंड रूल से परखा जा सकता है, जिसमें क्या होता है, अंगूठा धारा की दिशा को और उंगलियां जो होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इस फिगर से तो यहाँ पर क्या है, करंट जो है वो नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक, नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। कौन, करंट। क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्या कि कागज के तल पर क्या है, चालक जो भी कंडक्टर में दिया गया है उसमें क्या धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अब कंडक्टर के बाईं और चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा क्या हुई, तो जो दिशा होगी ना, तो जैसे ही अगर आप इस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड थंब रूल को जो मैंने आपको दिखाया था कुछ 4-5 क्वेश्चन पहले, तो उसमें क्या हुआ कि जो आपका अंगूठा है उसको इस डायरेक्शन में रखिए। कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रखिए। तो अब आप देखेंगे कि कैसे इस डायरेक्शन में रखने पर आपका जो अंगूठा है, जब आप अपनी उंगलियों को घुमाएंगे, जो फिंगर्स को अगर आप एक तरह के फोल्ड करेंगे, तो आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देगी बाहर की तरफ, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि एक तो कागज के तल के लंबवत होती है और बाहर की ओर होती है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो लिखा हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये होता है कागज के तल के लंबवत और बाहर की ओर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड कमिंग आउट। देख रहे हैं आप, जैसे ही आप अपनी जो थंब है उसको इस डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है, एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। थंब को अगर आप इस डायरेक्शन में रखेंगे तो यहाँ से क्या आपकी जो उंगलियां है ना वो इस एक तरीके से ऐसे दिखाई देगी आपको, ऊपर निकली हुई दिखाई देगी आपको, बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देगी। तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू क्वाड्रपल इट्स लेंथ विदाउट चेंजिंग इट्स एरिया, वॉट विल हैपन टू द रेजिस्टिविटी। यहाँ पर क्या है, उसकी प्रतिरोधकता के बारे में चर्चा की गई है। प्रतिरोधकता किसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। और हमें पता है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल के प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। मटेरियल कैसा है, तो हर एक मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। वो ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है, ना उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है, ठीक है, ठीक है।
किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, कौन? रजिस्टिविटी। तो यहाँ पर क्या होगा, रजिस्टिविटी क्या है, सेम रहेगी। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ पर डिपेंड करेगा और एरिया पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये रजिस्टिविटी क्या है, एक तरीके से ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो भी मटेरियल की, कौन से मटेरियल का बना हुआ है हमारा वायर, उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेम रहेगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वॉट डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट रिप्रेजेंट? एक बार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या दर्शाती है? तो इसमें दिखाएंगी आपको, आप देखेंगे अगर हम फिगर को देखें तो ये क्या है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। तो चुंबक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी नेचर को दिखाती है। ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक बार पेन चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो एक तो क्या है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, और दूसरा क्या है, उसकी स्ट्रेंथ को, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कौन? एक बार चुंबक, कहाँ, किसकी बात हो रही है, एक बार मैग्नेट की बात हो रही है। उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है ना, वो क्या दिखाती है, एक तो डायरेक्शन दिखा रही है और दूसरा उसकी स्ट्रेंथ दिखा रही है कि कितनी स्ट्रेंथ में है वो, कितनी स्ट्रेंथ में है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आई होप कि इस फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। when light exists when light exists a prism, what is the result of its interaction with the prism surface? जब प्रकाश एक प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म की सतहों के साथ उसके परस्पर क्रिया का परिणाम क्या होता है? देखिए, इसमें होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन तब होता है जब प्रकाश यानी कि लाइट, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जब रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट या फिर कोई वेव्स है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और उनकी दिशा चेंज हो जाती है। तो यह जो बदलाव होता है ये मीडियम की डेंसिटी के अंतर के कारण होता है। बाहर कुछ डेंसिटी होती है और अंदर कुछ डेंसिटी होती है, फिर बाहर कुछ डेंसिटी होती है। तो इसलिए ये क्या बदलाव आता रहता है। तो जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइट है, ये लाइट जा रही है प्रिज्म से होते हुए, प्रिज्म से होते हुए गुजर रही है। अब यहाँ पर प्रिज्म से जब ये पास करेगी तो क्या है, लाइट ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको उसको बोलते हैं बेजानी है पिनला। 7 कलर निकलते हैं इसमें से। किसमें, अगर हम वाइट राइस को अगर हम इससे पास करवाएंगे तो 7 कलर की जो है लाइट्स वो आपको किसी सरफेस पर आपतित होते हुए दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जब प्रकाश एक प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म की सरफेस के साथ इसके परस्पर क्रिया का परिणाम क्या होता है? ये होता है प्रकाश अपवर्तित होता है। क्या होता है? अपवर्तित होता है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन की घटना यही होती है कि जब कोई लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो अपना जो पाथ है वो थोड़ा सा भटक जाती है, चेंज कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जो प्रकाश है वो जैसे ही गिरेगा प्रिज्म से तो ये एक दूसरे सब पाथ जो हैं वो अलग अलग कलर में बढ़ जाएगा, ठीक है, जो कि डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी पर, मीडियम की डेंसिटी पर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो क्या करता है, ये करता है अपोज करता है किसका, करंट का। आप देख रहे होंगे कि I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा। तो हमें क्या लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, करंट का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? जब कंपास की सुई को एक बार चुंबक के पास लाया जाता है तो वह विचलित क्यों हो जाती है? क्यों होती है? क्योंकि वहां पर एक ही रीजन होता है, क्या, कि द कंपास नीडल इज ए स्मॉल बार मैग्नेट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या है, कंपास है और इसके बीच में एक निडल है और इसमें क्या है, एक बार मैग्नेट लगी हुई छोटी सी, जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो बार मैग्नेट क्या है, लगी हुई होती है। अब इसका जो अगर एक निडल देखें हम, केवल निडल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सुई की। तो जब कंपास की सुई को चुंबक के पास लाते हैं तो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कंपास की सुई पर असर डालता है और जो सुई होती है उसकी उत्तर दक्षिण दिशा चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड के साथ मेल खाती है। किसकी? इस बार मैग्नेट की, ठीक है। तो इस कारण क्या है, वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, कौन? निडल।
तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ हमें स्पष्ट हो रहा है क्या कि जो मैग्नेट है उसकी जो निडल है, कंपास की निडल, वो मैग्नेट की बनी होती है, किसकी, स्मॉल बार मैग्नेट की। इसीलिए क्या होता है कि वो विचलित करती है, कब, जब हम उसे चुंबक के पास लेकर जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेकर जाओगे तो विचलित तो करेगा, स्टेबल थोड़ा ना रहेगा, इसलिए क्या वो थोड़ा विचलित करती है। तो ये क्या है, जब हम कंपास किस लिए काम आता है, कंपास क्या है, डायरेक्शन देखने का काम आता है। ठीक है, कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, कि वो इसलिए तो काम आता है, वो इसलिए अपने जो वर्क है उसको इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक छोटी सी मैग्नेट लगी हुई होती है, बार मैग्नेट होती है उसमें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। कौन सा कारक किसी विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति को प्रभावित नहीं करता है, वह कौन सा है। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत उपकरण द्वारा विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं। पी होता है, पी क्या होता है, पी इक्वल होता है वी आई। अब जहां वी आ रहा है, आई आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आर भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप अगर हम बात करें वी और आई की, तो पी को हम क्या कर लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, और पी को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। ठीक है, क्योंकि v क्या है, v होता है आई आर। ठीक है, तो एक बार हम v को आई आर रखेंगे और एक बार i को v अपन आर रखेंगे, तो ये दोनों हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हम देख रहे होंगे कि पावर जो है वो वोल्टेज पर भी डिपेंड कर रहा है, पावर रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है, और पावर करंट पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे होंगे पावर क्या है, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है और पावर करंट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, कौन, पावर, विद्युत शक्ति। ठीक, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द करंट थ्रू ए रजिस्टर इज, किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा होती है। प्रवाहित धारा की बात कर रहे हैं आई, तो हमें पता है वी इक्वल्स टू होता है आई आर। अगर यहाँ से आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बाई आर। तो किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा होती है उस रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इन द केस ऑफ थिन लेंस हाउ आर द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर टिपिकली पोजिशनड रिलेटिव टू द ऑप्टिकल सेंटर। पतले लेंस के मामले में वक्रता के केंद्र आमतौर पर प्रकाशीय केंद्र के सापेक्ष कैसे स्थिति में होते हैं। तो ये होते हैं, दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फिगर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, ये एक तरीके से ऑप्टिकल सेंटर है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, कौन सा, प्रकाशीय, मुख्य प्रकाशीय बिंदु। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, आप अगर कोई लेंस लेते हैं, उस लेंस को अगर आप थोड़ा सा इसको, ये क्या है, गोलाई में होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है। ठीक है, इसके जो कॉर्नर होते हैं, अब सर्कुलर को अगर पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे, हम पूरा सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे आभासी वर्चुअल तरीके से, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक प्रकार का एक पॉइंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये जो वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर भी ऐसे ही, अगर ये वक्रता केंद्र है, दो वक्रता केंद्र होंगे, इस साइड और एक इस साइड, तो इस वक्रता केंद्र की स्थिति में, या फिर कहीं इसके सापेक्ष में जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसकी स्थिति क्या होती है, तो ये क्या होते हैं कि ये दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, इनकी जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से, ये बराबर होती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर फिगर से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ये क्या है, बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। बात हो रही है किसकी, रेजिस्टेंस की। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चालक के प्रतिरोध को सीधे प्रभावित करता है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन 1 की, तो चालक की लंबाई बिल्कुल इफेक्ट करेगा। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, रेजिस्टेंस। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। चालक की शक्ति पर कोई डिपेंड नहीं करता। आप देख रहे होंगे इस फॉर्मूले में किसी प्रकार कोई पावर का जिक्र नहीं हुआ है। वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर बिल्कुल नहीं होगा, करंट थ्रू द कंडक्टर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो केवल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, उसके लेंथ पर, किसके, कंडक्टर की लेंथ पर, किसके, कंडक्टर की लेंथ पर, और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आप ये देख रहे होंगे, ये कोई रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो ये एल और ए पर डिपेंड करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच केस विल अ लेंस प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ एग्जैक्टली 1। किसी स्थिति में एक लेंस का आवर्धन ठीक 1 होगा।
देखिए यहाँ पर बात हो रही है मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका आकार उसकी बनने वाली इमेज के आकार के मुकाबले कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है? यानी हम कह सकते हैं मैग्नीफिकेशन को ऐसे समझाते हैं कि मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धन, हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्धन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज डिवाइड बाय इमेज साइड, इमेज साइज, ठीक है, यानी कि वस्तु का आकार डिवाइड बाय उसकी छवि का आकार। अगर आवर्धन 1 है तो वस्तु और छवि का आकार क्या है? बराबर होगा। अगर आवर्धन क्षमता 2 है तो छवि का आकार यानी उस इमेज का आकार वस्तु से 2 गुना होगा। ठीक है? और अगर आवर्धन क्षमता क्या है? 0.5 है, तो वस्तु का आकार, मतलब जो इमेज बन रही है उसका आकार वस्तु से आधा होगा। तो ये हमने कुछ एक तरीके से वो पॉइंट ले लिए। ठीक है? यहाँ पर हमने बात की केसेस की 1, 2 और 0.5 के आधार पर। अब क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन फैक्टर ये बताता है कि वस्तु का जो शेप है वो उसकी इमेज के शेप के मुकाबले कितना बड़ा है या घटा है। लेकिन अगर हम फोकल लेंथ के हिसाब से देखें तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इमेज की डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अभी आपको दिखाते हैं। जो मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें डिस्टेंस के आधार पर, तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर क्या होता है कि इमेज डिस्टेंस कितनी है? v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? u। ठीक है? v तो क्या है? इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है? तो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इसकी यहाँ से दूरी कितनी है? u, और ये इसकी इमेज है, इसकी यहाँ से दूरी कितनी है? v। ठीक? अब v क्या है? देख लिया हमने, v तो है इमेज डिस्टेंस और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके अलावा क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के हिसाब से मैग्नीफिकेशन को हम ऐसे समझेंगे। अगर हम बात करें किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की, तो इसमें जब फोकल लेंथ से बाहर रखी जाती है कौन? वस्तु को, तो आवर्धन आवर्धन क्षमता क्या होगी? 1 से कम होगी। ये अगर फोकल लेंथ है क्या? ये, तो जो फोकल लेंथ के बाहर अगर हम रखेंगे किसको? किसी वस्तु को, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा? 1 से लेस देन 1 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ कहें कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 2f पर रख रहा हूँ, ठीक है, यानी जब वस्तु को फोकल लेंथ के दुगने स्थान पर रख रहा हूँ मैं, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो फोकल लेंथ f है। इसको अगर मैं और क्लियरली समझाऊँ तो मैं हम देखेंगे कि कैसे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये तो है फोकल लेंथ, ठीक है, और इस फोकल लेंथ के डबल में अगर मैं यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो ये जो रियल इमेज बन रही है, इमेज क्या है? वास्तविक होगी। कौन सी होगी? वास्तविक होगी। ठीक है? तो ये जो इमेज बन रही है ये क्या है? ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। ऑब्जेक्ट के जितनी लेंथ इसकी है ना, उतनी ही लेंथ में ये बनेगा। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 2f लेंथ पर रखते हैं, ठीक है, देखिए अगर हम इसको एक, इसके जो इक्वेशंस हैं उसके उसके हिसाब से समझते हैं, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से, तो जब वस्तु को फोकल लेंथ के दुगने स्थान पर रखा जाता है तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर का मान 1 कैसे होता है? तो इसका फॉर्मूला हम लेंस के समीकरण, यानी जिसे हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला से समझ सकते हैं। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक? जहाँ पर f क्या है? फोकल लेंथ, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब एक समीकरण होता है कौन सा? मैग्नीफिकेशन फैक्टर का, मैग्नीफिकेशन का। तो उसका मतलब क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का मतलब m इक्वल्स टू होता है, m इक्वल्स टू कितना होता है? m इक्वल्स टू होता है v/u। ठीक है? जहाँ पर v क्या है? v है इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है? अब जब हम वस्तु 2f पर रखी जाती है, ठीक है, मान लीजिए 2f पर हम वस्तु को रख रहे हैं, तो वस्तु की दूरी यानी u क्या होगा? ये जो दूरी होगी ये u क्या होगा? ये होगा -2, क्योंकि इस साइड हम क्या है? देखिए ऑब्जेक्ट क्या है ना, ऑब्जेक्ट जिस साइड रखा रहता है यानी लेफ्ट साइड रखा रहता है, यानी मिरर के सामने रखा रहता है, तो उसको हम क्या माइनस में लेंगे। ठीक है? माइनस में ही लेते हैं, तो u क्या है? हमेशा माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या है? 1/f में 1/v, ठीक है, 1/v, और इसको क्या है? -2f रखेंगे। ठीक है? इसकी जो दूरी होगी किसकी? इस ऑब्जेक्ट की, इस वाले ऑब्जेक्ट की, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? -2f हो जाएगी। ठीक? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2f को यहाँ उठाकर लेकर आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1/f प्लस 1/2f। ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या है? ये -2f है ना, ठीक है, तो ये -2f हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1/v
इसको एक बार रब कर देते हैं एक बार, ठीक है, सबको रब कर देते हैं जिससे कि समझ में आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/f इक्वल्स टू कितना होगा, 1/v प्लस 1/2f, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, 1/v निकालना है, ठीक है, 1/v निकालना है। तो 1/f माइनस 1/2f हो जाएगा। तो 1/f माइनस 1/2f होने पर क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 2 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/2f, ठीक है, 1/2f। तो यहाँ पर v कितना आया, v आया हमारे पास 2f, ठीक है। इस v को यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले इसको देखेंगे लास्ट स्टेप को, तो हमारे पास v कितना आया, v आया 2f, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी भी कितनी है, 2f, और जो इमेज बनी है उसकी भी दूरी भी कितनी है, 2f, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की दूरी कितनी निकल कर आई है, 2f। तो अब हम क्या देखेंगे कि अगर अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन के समीकरण में जब v और u पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें। अभी हमने देखा कि m कितना होता है, m कितना होता है, v/u, यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 2f, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, -2f। देखिए ये डिस्टेंस कितनी आई, ये आई 2f, और ये कितनी आई, -2f, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आया, 1 निकल कर के आया। जो ये नेगेटिव साइन है इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैग्निफिकेशन अगर ठीक 1 होगा तो ये 1 किस कंडीशन में आएगा, ये उसी कंडीशन में आएगा जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहाँ पे, ट्वाइस द फोकल लेंथ के दोगुने स्थान पर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज आर इक्वल से आर ईच, ठीक है। तो सभी दो, प्रत्येक को हमने क्या लिया है, आर लिया है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, यदि श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध समान है तो मान लें कि प्रत्येक आर है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये जो श्रेणी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, श्रेणी में दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 2r। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो डज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर्स वेरी, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण की फोकस लेंथ बदलती है। देखिए कॉन्केव मिरर में अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो यह चेंज नहीं होती है, यह हमेशा एक निश्चित मान होती है जो दर्पण के वक्रता यानी कर्वेचर और फोकस पर डिपेंड करती है, ठीक है। क्यों नहीं बदलती फोकल लेंथ केवल दर्पण के कर्वेचर और उसकी आधार रेखा जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर डिपेंड करती है। अवतल दर्पण की जो फोकल लेंथ है एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू होता है r/2, ठीक है, एफ इक्वल्स टू होता है r/2, ठीक। तो जहां r क्या होता है, दर्पण का वक्रता रेडियस, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि वक्रता अगर स्थिर है तो फोकल लेंथ भी स्थिर रहेगी। अगर ये स्थिर है तो ये भी क्या है, स्थिर ही रहेगी। तो अवतल दर्पण की फोकल लेंथ नहीं बदलती, क्योंकि यह सिर्फ दर्पण के किस पर डिपेंड करता है, वक्रता पर, यानी कि कर्वेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा कि फोकल लेंथ डज नॉट वेरी इन एनी मीडियम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, an electric fan is connected to a 220 volt generator, the current is 0.5 एम्पियर। तो वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट, और करंट कितना है, 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो इसे पुट कर देते हैं, 220 इंटू 1/2, यानी 0.5 को हमने क्या लिखा, 1/2, तो यह आ जाएगा 110 वाट, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, the pattern of the magnetic field lines of a solenoid is similar to that सोलेनोइड की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न किसके समान होता है। तो ये होता है बार मैग्नेट के समान। देख लेते हैं आप, ये आप देख लीजिए, ये सोलेनोइड क्या है, जो कॉइल्स होती है, कॉइल फॉर्मेशन में होता है, जब इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं, ठीक है। सोलेनोइड क्या होता है कि यह एक लंबा तार होता है जिसे हम घुमा करके लपेटते हैं, ये लपेट दिया तार को, तो ये क्या बन गया, परिनलिका बन गया। तो जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये बार मैग्नेट क्या होता है,
बार मैग्नेट क्या होता है? बार चुंबक एक क्या धातु का टुकड़ा होता है, मेटल का एक पीस होता है, जिसमें क्या दो ध्रुव होते हैं, एक तो एन और एक एस, ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस चुंबक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। जब ये रखा हुआ होता है तो इसके चारों क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, देख रहे हैं आप, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती हैं। तो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पैटर्न समान क्यों होता है? जब सोलेनॉइड में धारा यानी जो करंट है वो बहती है, करंट फ्लो करती है किसमें? इस सोलेनॉइड में, ठीक है। तो करंट जब इसमें फ्लो करती है तो इसके अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बार मैग्नेट की तरह होती है। जैसे कि जैसे इसमें हो रहा है ना, जैसे इसमें हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा है, वैसे ही इसमें हो रहा है, ठीक है। यानी बार मैग्नेट में जैसे नॉर्थ से साउथ जा रही है, ऐसे ही जो सोलेनॉइड है जब इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो नॉर्थ से साउथ तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं दोनों की जो सिमिलरिटी एक जैसी है, ठीक है। दोनों का जो प्रिंसिपल यानी कहें कॉन्सेप्ट वो एक ही जैसे प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक जैसे पैटर्न में होती है जैसे एक बार मैग्नेट के अंदर होती है, और बाहर यह रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। यानी सोलेनॉइड की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बार मैग्नेट के समान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरण लाइट बल्ब और पंखों की तुलना में किसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है? तो ये होती है हाई पावर की। क्या? हाई पावर की। पावर क्या होता है? पावर होता है V/I, ठीक है। क्योंकि इन्हें क्या है कि हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसकी ज़रूरत होती है? हाई एनर्जी की। इसलिए क्या है, इनका पावर क्या है? हाई होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द अपर्चर ऑफ लेंस एंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिन लेंस। पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के अपर्चर और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध में से कौन सा सही है? ठीक है, देखिए अगर हम बात करें एपर्चर की, तो एपर्चर क्या है, वह छोटा शेप होता है जिसके माध्यम से लेंस से लाइट निकलती है, गुजरती है। जबकि वक्रता त्रिज्या यानी कि कर्वेचर जो है वो लेंस के कर्व का आकार मापने के लिए होता है, जो लेंस के दोनों सतहों के बीच की कर्वेचर को दिखाता है। देखिए अब वक्रता की अगर बात की हमने, ये क्या है, ये तो है अपर्चर जहाँ से क्या पूरी लाइट जा रही है, ठीक है। ये क्या है, ये अपर्चर है जो एक तरीके से इसकी आप कह सकते हैं इसकी जो लेंथ है, यहाँ से क्या है लाइट का प्रकाश जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, वक्रता त्रिज्या की यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो जैसे ये लेंस है, ठीक है, इस लेंस है, तो इस लेंस के जो ये एक तरीके से इस कॉर्नर वाले पार्ट को अगर हम थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे, बिल्कुल किस में, सर्किल फॉर्मेशन में, तो आप देखेंगे कि ये बीच का जो सेंटर है ये क्या निकल कर आएगा, ये निकल करके आएगा किस, क्या, कर्वेचर यानी कि सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर कहें वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऐसे ही ये आप कॉनकेव लेंस में देखिए, कॉनकेव लेंस के जो दोनों कॉर्नर के पार्ट हैं, अगर आप इसको सर्किल फॉर्मेशन में डिज़ाइन करेंगे तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हमने देखा कि पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के अपर्चर और उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उनके बीच में संबंध क्या है, तो अपर्चर जो है वक्रता त्रिज्या से कहीं छोटा होता है। आप देख लीजिए ये जो अपर्चर है, आप देख रहे होंगे ये अपर्चर, ये क्या है, इस वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसको और अगर देखें बारीकी से तो ये क्या है, प्रकाश जहाँ से निकलता है, प्रकाश जहाँ से गुजरता है वो अपर्चर होता है। कैसे? इसका मतलब होता है कि जब लेंस के वक्रता त्रिज्या मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि लेंस के गोल आकार को मापता है, ये गोल आकार को माप रहा है कौन, वक्रता त्रिज्या, इसकी तुलना में क्या है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जो लेंस के केंद्र में मौजूद छोटा सा छेद होता है, जो छेद होता है, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, जो छेद, 1 सेकेंड, पेन काम नहीं कर रहा, 1 सेकेंड गाइस। तो जो छेद होता है छोटा सा, उसमें क्या होता है कि जहाँ से प्रकाश निकलता है, गुजरता है, वह बहुत छोटा होता है, किसके कंपेयर में, वक्रता त्रिज्या के कंपेयर में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाई आर डेंजर सिग्नल टिपिकली रेड इन कलर। तो खतरे के संकेत सामान्यतः लाल रंग में क्यों होते हैं? तो इनका एक ही कारण है, क्या, वेवलेंथ की वजह से। लाल प्रकाश का जो वेवलेंथ होती है वो लंबी होती है और ये सबसे कम बिखरती है, जिससे क्या है, ये दूर से दिखाई देती है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ तो वह दूरी होती है
जो एक तरंग के दो समान बिंदुओं के बीच की दूरी को दिखाता है। ठीक है, जैसे दो क्रिस्ट, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रिस्ट, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम थ्रो, यानी कि ट्रफ, ट्रफ बोलते हैं इसे, ट्रफ सॉरी। ठीक है, इसे आमतौर पर किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसको, वेवलेंथ को। तो जब कोई तरंग, कोई वेव, जैसे कि कोई साउंड वेव हो गई, लाइट वेव्स हो गई, जब फैलती है, एक्सपेंड होती है, तो उसकी जो, ये जो वेव्स होती हैं, इनकी जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, शीट्स पॉइंट या फिर पीक पॉइंट कहें, तो उनकी लहरों की, या फिर लहर जो भी एक तरीके से लहर की फॉर्म होती है, वेव्स की फॉर्म होती है, उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रकाश के तरंगों की, तो प्रकाश की तरंग की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, वो नजर आती है, जबकि साउंड वेव क्या है, उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है खतरे के संकेत को सामान्यतः लाल रंग में क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लंबी होती है और दूर तक दिखती है, दूर से दिखाई दे जाती है, क्योंकि ये सबसे कम बिखरती है। अब बात करेंगे अगर वेवलेंथ के हिसाब से, तो एक सूत्र आता है, कौन सा, बैजानी है पीनाला। ठीक है, यानी कि बैंगनी, जामुनी, बैंगनी, ठीक है, जामुनी, बैजान, नीला, ठीक है, ग्रीन हरा, और पीला ऑरेंज, और लाल रंग का, एंड रेड लाइट। इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए दूर से दिखाई देता है, कौन, रेड लाइट। और इसकी जो बैगनी कलर है, उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही कम होती है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, बहुत फैलता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वेवलेंथ में अगर वेवलेंथ के हिसाब से देखें, तो बैंगनी कलर क्या है, एटमॉस्फेयर में फैलता बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है, ये दिखाई नहीं देता दूर से। और रेड कलर क्या है, ये कम फैलता है, कम एक्सपेंड होता है, इसलिए क्या है, ये दूर से ही दिखाई देता है। ठीक है, आपने लेज़र लाइट देखी होगी, लेज़र लाइट क्या है, रेड कलर की होती है, जिसकी क्या है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दूर से दिखाई देती है। ठीक, और जो रेलवे ट्रैक में जो सिग्नल होते हैं, वहाँ भी आपने देखा होगा, क्योंकि इनकी वेवलेंथ के हिसाब से इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए स्पेरिकल मिरर विथ अ मैग्निफिकेशन ऑफ +1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यदि किसी गोलाकार दर्पण द्वारा +1 आवर्धन के साथ एक प्रतिबिंब बनता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अभी हमने देखा कि अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर +1 है, तो इसका मतलब होगा कि वस्तु का जो आकार है, वस्तु का जो आकार है वो, और उसका जो इमेज का आकार है वो सेम रहेगा। +1 मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है कि जो वस्तु है वही आकार में दिख रही है, न तो वह बड़ी होगी न छोटी होगी, यानी वस्तु और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम शेप के होंगे, सेम आकार के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि द इमेज इज वर्चुअल, यानी प्रतिबिंब आभासी होगा, और इक्वल इन साइज, यानी वस्तु के समान आकार का होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु का आकार इमेज के आकार के बिल्कुल सेम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स वुड रिजल्ट इन द लोएस्ट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किस कारकों के संयोजन से चालक के लिए न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो ये होगा, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R=ρl/A। तो यहाँ पर क्या है, अगर बात करें शॉर्ट लेंथ एंड स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, हमें क्या मिलता है, हमें क्या फाइंड करना है, न्यूनतम प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस क्या है, कम होना चाहिए। तो न्यूनतम रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, लेंथ कम हो, और या फिर यूँ कहें क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो। तो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट लेंथ और लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, बिल्कुल ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस वी। एक वस्तु को 12 सेंटीमीटर उभयलिंगी दर्पण के सामने रखा गया है, जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी वी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि फोकल लेंथ, वस्तु की इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट की इमेज और ऑब्जेक्ट, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, जहाँ पर v क्या है, f क्या है, f है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, v इज द इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, अब इसमें रख देते हैं एक बार जो हमें दिखाया हुआ है, फोकल लेंथ +8 लेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगा, +8, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर्स हैव ए पॉजिटिव फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर के पास, बात किसकी हुई है, फोकल कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव लेंथ फोकल लेंथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/8 रखेंगे एफ की जगह पर। ठीक है, 1/8, और 1/v हमें निकालना है,
और यू की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा क्या, यू की जगह हम रखेंगे -12, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसे हम किस में लेते हैं, माइनस में। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट उसमें जो मिरर है वो उसके सामने रखी होती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखी हुई होती है, इसलिए हम उसमें क्या है, माइनस का लेते हैं उसमें, माइनस। आप ये याद रखिए, ठीक है। तो ज़्यादातर केस में क्या है, माइनस ही लेंगे उसमें, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/v क्या आएगा, एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको एक बार दोबारा से लिखते हैं जिससे कि क्लियर हो सके। 1/8 इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस 1/12, ठीक है। तो 1/v हमें निकालना है, तो 1/8 प्लस 1/12, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 24, 3 प्लस 2 यानी कि 5/24। तो यहाँ से अगर हमें क्या निकालना है, v निकालना है, तो v को निकालने के लिए इसे इन्वर्स कर देंगे, तो 24/5 हो जाएगा। तो इसे ये कितना आ जाएगा, 4.8, किसका कौन सा, प्लस का, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा कि जो इमेज की डिस्टेंस होगी v वो कितनी होगी, +4.8, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। When several registers are joined in सीरीज, सीरीज देखिए कीवर्ड्स को पकड़ी, सीरीज में हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, जब कई प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े जाते हैं तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर हम कोई रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जोड़ते हैं, तो कॉम्बिनेशन अगर सीरीज का बनता है, तो यहाँ पर क्या है कि जो उनका जो योग होगा R1 और R2, तो वही क्या होगा, एक तरीके से उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, R1 प्लस R2। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा कि इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं ये लाइन्स, जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। तो 1 बाय 1 ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं कि दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, यानी कि वे चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करती हैं। बात कहाँ की हो रही है, अंदर की। देखिए बाहर तो कहाँ की यात्रा कर रही है, बाहर की ट्रेवल कर रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन अंदर कहाँ से यात्रा कर रही है, वो कर रही है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट, ऑप्शन 1 तो ठीक है ही, सही है। दे नेवर इंटरसेक्ट, बिल्कुल वे एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं है जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ऑप्शन बी भी सही है, ठीक। दे आर कंटिन्यूस क्लोज लूप, वे एक तरीके से लगातार बंद लूप में होती है, क्लोज लूप में होती है। आप देख लीजिए जो मैग्नेटिक लाइन्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से कहाँ से, एन पोल से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से स्टार्ट होकर के और ये यहीं यहीं तक ही जाती रहती है, ठीक है। यानी एक तरीके से क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई और यहीं तक दोबारा यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो एक प्रकार से सतत प्रक्रिया होती है इनकी, जो कि कंटिन्यूस वे में लूप का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी भी एक तरीके से राइट है, ठीक। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, दे रिपल ईच अदर, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ये रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि ये इसकी विशेषता नहीं, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये विशेषता नहीं होती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आकर्षित करती हैं, न कि प्रतिकर्षित। वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं जब दोनों समान दिशा में होती हैं और एक दूसरे के पास होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है, ठीक, क्योंकि हमें पूछा हुआ है विशेषता नहीं है। तो यहाँ हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट इसके बाद अपलोड होगा। तो तब तक बने रहें, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।